नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके चैनल में। डिस्कस करेंगे आज नई नेक्स्ट क्रॉप को, जो कि है हमारी सोरगम यानी कि ज्वार। इसको ज्वार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में से सोरगम के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में बहुत ही फेमस क्रॉप है ये ज्वार और बाजरा, ठीक है, बहुत ही फेमस है। तो आज इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा 4th लेक्चर होगा सीरियल्स क्रॉप का, अनाज वाली फसलों का। इससे पहले हम मक्का, चावल और धान पे वीडियो बना चुके हैं। नहीं देखे तो लिंक दे दूंगा नीचे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉटनिकल नेम से स्टार्ट करते हैं। तो बॉटनिकल नेम इसका है क्या? सोरगम बाइकोलर। क्या है? सोरगम बाइकोलर जो है इसका ज्वार का जो है बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली की बात की जाए, मैंने आपको बार बार बताया है, जितने भी अनाज हैं सभी अनाज वाली फसलें जो हैं वो इसी फैमिली से आती हैं, फैमिली पोएसी से आती हैं। पहले इस फैमिली को ग्रैमिनी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ग्रैमिनी के नाम से जाना जाता। अगर बात की जाए ओरिजिन की, इसका उत्पत्ति स्थान, तो जो ज्वार है इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका को माना जाता है। किसको माना जाता है? अफ्रीका को माना जाता है। इसके अलावा अगर हमने ये जो 3 फसलें पढ़ी हैं, वीट गेहूं की बात करूं तो गेहूं का जो उत्पत्ति स्थान है साउथ वेस्ट एशिया माना जाता है। पैडी यानी धान का जो उत्पत्ति स्थान है वो साउथ ईस्ट एशिया माना जाता है। और मक्का का उत्पत्ति स्थान जो है मैक्सिको को कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके बात करूं मैं इन्फ्लोरेसेंस की, यानी इसमें पुष्प क्रम किस प्रकार का मिलता है। तो इसमें पेनिकल टाइप का पुष्प क्रम पाया जाता है। किस तरह का? पेनिकल टाइप का पुष्प क्रम पाया जाता है। जबकि मक्का में जो है वो किस प्रकार का मिलता है? स्पाइक टाइप का पुष्प क्रम मक्का में मिलता है। ये हमने कल वाली वीडियो में देखा था। अगर मैं इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूं, इसके पोषक तत्व, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो जो ज्वार होता है हमारा बहुत ही पोषक जो है एक अनाज है। इसमें कार्बोहाइड्रेट करीब करीब 70 से 72% पाया जाता है। देखो कई बुकों में ये वैल्यूज 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो देख लेना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैट इसमें जो वसा का प्रतिशत है वो 2 से लेके 3% तक इसमें जो है वसा पाई जा सकती है। प्रोटीन की बात करूं तो 10 से लेके 12% प्रोटीन जो है ज्वार में पाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन अनाज वाली फसलों में किसमें मिलता है? गेहूं में मिलता है। कोई पूछे सबसे कम प्रोटीन अनाज वाली फसलों में किसमें मिलता है, तो किसमें मिलता है? राइस में, यानी चावल में सबसे कम प्रोटीन अनाज वाली फसलों में मिलता है। अगर ओवरऑल प्रोटीन देखा जाए सबसे ज्यादा प्रोटीन तो वो तो दाल वाली फसलों में मिलता है। वो भी किसमें मिलता है? सोयाबीन में मिलता है। ये आपको पहले से पता होगा। अगर मैं बात करूं इसके क्लाइमेट की, किस प्रकार की जलवायु इसको चाहिए, तो इसको जो जलवायु चाहिए होती है ज्वार को, वो एक गर्म जलवायु का पौधा है। किस तरह का? एक वार्म क्लाइमेट पौधा है, इसीलिए इसको खरीफ की क्रॉप में रखा जाता है। किस क्रॉप में? खरीफ की फसल में इसको रखा जाता है। जितनी भी गर्म जलवायु वाली फसलें होती हैं उन्हें खरीफ की क्रॉप में रखा जाता है, क्योंकि खरीफ की क्रॉप जो है, जो खरीफ की फसलें होती हैं वो गर्मी के मौसम में बोई जाती है, इसलिए इसको खरीफ क्रॉप में जो है रखा जाता है। कब बोई जाती है खरीफ की फसलें? खरीफ की फसलें जो है मई से लेके जून के आसपास, मई जून के आसपास बोई जाती हैं। कौन कौन सी खरीफ की फसलें? जैसे खरीफ की फसल कौन कौन सी हो गई, जैसे कि धान, रोपाई आप करते हैं ना अपने गांव में, अगर आप रोपाई करते होंगे तो आपने देखा होगा रोपाई हमेशा मई जून के महीनों में की जाती है, तो ये एक खरीफ की फसल हो गई। अगर मैं इसकी मिट्टी की बात करूं तो किस तरह की इसको मिट्टी चाहिए होती है, तो इसको बलुई दोमट मिट्टी चाहिए होती है। किस तरह की? बलुई दोमट मिट्टी इसको चाहिए होती है ज्वार को। अगर मैं पीएच वैल्यू की बात करूं तो इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है, तो जो ये ज्वार है इसका जो पीएच होता है वो 6 से लेके 8.5% तक होता है, 8.5 तक होता है, परसेंट नहीं, 6 से लेके 8.5 तक होता है। तो मतलब 8.5 का मतलब ये है कि ये क्षारीय, यानी ये क्षारीय भूमि में भी, क्षारीय मिट्टी में भी जो है ये उग सकता है। ये एल्कलाइन रेजिस्टेंस क्रॉप है ज्वार। बात करूं ये किस प्रकार का इसका फ्रूट टाइप किस प्रकार का होता है, मैंने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला है, जितने भी अनाज होते हैं सभी अनाज का जो फ्रूट टाइप है वो किस तरह का होता है? कैरियोप्सिस होता है। किस तरह से होता है? उस फ्रूट टाइप को हम क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। सर कैरियोप्सिस क्या होता है? देखो कैरियोप्सिस क्या होता है, जब किसी सीड से उसकी फल भित्ति को या फिर उसकी सबसे बाहरी परत को, या मैं सपाट भाषा में कहूं छिलके को हम अलग नहीं कर सकते, तो उसको हम कैरियोप्सिस फ्रूट कहते हैं। जैसे कि आप चावल को, धान को, ज्वार को
बाजरा को, मक्के को आप इनको चाहे जिंदगी भर भिगो के अगर उसको पानी में भिगा भी दो तो आप इनको जो छिलका होता है बाहर का उसे रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिमूव होता ही नहीं है, उसमें पूरा चिपक जाता है। जबकि कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं, ऐसे सीड होते हैं जिनको पानी में भिगाने पर वो क्या होता है, उनकी जो छिलका होता है, उनका जो पेरिकार्प होता है उसको निकाल, उसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि चना, आपने देखा होगा चने को हम जब भिगाते हैं तो उसको, उसके छिलके को हम अलग कर सकते हैं। बादाम आपने देखा होगा, बादाम को जब हम पानी में भिगाते हैं तो उसको छिलके को हम रिमूव कर सकते हैं। तो वो सब फ्लैसी फ्रूट होते हैं, फ्लैसी सीड होते हैं, जबकि जिनके छिलके को अलग नहीं कर सकते वो कैरियोप्सिस में कहलाते हैं। तो जितने भी अनाज होते हैं सब के सब कैरियोप्सिस वाले होते हैं। इसलिए एग्जाम में कभी भी आपको जो फ्रूट टाइप है, जो फल का प्रकार है, वो अनाज का नहीं पूछेगा, ग्रेन का नहीं पूछेगा, क्योंकि जितने भी सीरियल्स अनाज होते हैं, अनाज वाली फसलें होती हैं, सभी का कैरियोप्सिस होता है। ये तो बच्चे को पता होता है। अगर मैं एवरेज टेम्परेचर की बात करूं, क्योंकि गर्म जलवायु का पौधा है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 26 से लेके, कई बुकों में 25 से लिया होगा, तो 26 से लेके 30 या 32 डिग्री के आसपास ये जो है इसमें एवरेज टेम्परेचर होता है। तो एक दो पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, बुकों में देख लेना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करूं तो इसमें 2n = 20 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि मक्का में भी इतने ही पाए जाते थे। अगर मैं बात करूं इसमें परागकण की, पॉलिनेशन की, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है अधिकतर। कैसा होता है? स्वपरागण इसमें पाया जाता है। ठीक है, स्वपरागण, इसमें स्वपरागण की घटना होती है। आगे बात करूं इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट देखो कि सोरगम को, जो हमारा ज्वार है, सोरगम आपको पता है, सोरगम को ज्वार बोलते हैं। ज्वार को ऊंट फसल भी या ऊंट वाली फसल भी कहा जाता है। ऊंट वाली फसल क्यों कहा जाता है सर? इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इस ज्वार को कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो ज्वार होता है उसको कम पानी की आवश्यकता होती है, और ऊंट भी क्या करता है, वो कम पानी पीता है, इसलिए इसको ज्वार, ऊंट वाली फसल भी कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, जो ज्वार है ये एक शॉर्ट डे प्लांट है, यानी छोटे दिन, इसको कम धूप की आवश्यकता होती है। जितने भी खरीफ की क्रॉप होती है, मैंने बार बार बताया आपको, जितने भी खरीफ की फसलें हैं सभी की सभी शॉर्ट डे प्लांट में आती हैं, क्योंकि इनको कम धूप की आवश्यकता होती है। जितनी भी रबी की क्रॉप है सभी जो है लॉन्ग डे प्लांट होती है, इनको ज्यादा धूप की आवश्यकता होती है। जबकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको धूप या छाया से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डे न्यूट्रल प्लांट जिन्हें बोलते हैं, जैसे कि सनफ्लावर और ये कॉटन और सनफ्लावर दोनों जो है डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। आप कैसे याद करें? देखो, इन दोनों को याद कर लो, डे न्यूट्रल प्लांट याद कर लो, सनफ्लावर और कॉटन है। बाकी रबी की क्रॉप आपको पता ही है, तो जितनी भी रबी की क्रॉप होती हैं वो लॉन्ग डे होती हैं, जितने भी खरीफ की क्रॉप हैं वो सब क्या होती हैं, शॉर्ट डे प्लांट होती हैं। दैट्स इट। सॉरी, मेज नहीं, यहाँ पे मेज नहीं होगा, ज्वार होगा। ज्वार क्या है? ज्वार एक खरीफ की फसल है, खरीफ की क्रॉप है। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो अमेरिका करता है ज्वार का। ठीक है, राइस नहीं, ज्वार। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ज्वार का जो उत्पादन है वो कौन करता है? वो करता है यूएसए, अमेरिका। ठीक है, चावल नहीं, यहाँ पे ज्वार होना था। और हो सकता है कई बुकों में इंडिया भी लिखा होगा, तो देख लेना, सबसे ज्यादा यूएसए करता है, उसके बाद इंडिया करता है। टॉप प्रोड्यूसिंग, भारत में बात करूं तो सबसे ज्यादा ज्वार कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो महाराष्ट्र का एक ऐसा राज्य है, महाराष्ट्र, जो सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन करता है, जहां आजकल ये रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत का ये सब चल रहा है सीन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा करीब 56% पूरे भारत का ज्वार जो है महाराष्ट्र में ही पैदा होता है। अगर मैं इसमें उर्वरक की बात करूं, जितने भी फसलें होती हैं उनमें उर्वरक की आवश्यकता होती है, और उर्वरक में एक फेमस फर्टिलाइजर होता है जिसे एनपीके कहा जाता है। क्या कहते हैं? एनपीके। क्या होता है सर? एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम, तो इसको एनपीके कहा जाता है। ये हर फसल के लिए एनपीके का रेशो अलग अलग होता है। ज्वार के लिए जो रेशो है वो है 80:60:40, यानी 80:60:40 का पर हेक्टेयर में जो है एनपीके दिया जाता है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि ज्वार में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, यानी कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रूसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रूसिंग के नाम से उसको जाना जाता है। या उससे इसमें HCN पाया जाता है, हाइड्रोसाइनाइड पाया जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है, और इसीलिए इसको प्रूसिंग भी कहा जाता है। सर आपने सुना होगा, सर ज्वार तो बहुत ही पौष्टिक होता है, ये विषाक्त तो नहीं हो सकता। देखो, होता ये है, जब ज्वार छोटा होता है तो जब ज्वार जो है छोटा होता है
तो जब हम इसको पशुओं को खिलाते हैं, मान लो इसको हम चारे के रूप में खिलाते हैं पशुओं को, तो होता है कि उस टाइम इसमें जो ये है ज्वार है, इसमें प्रूसिन नामक केमिकल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? प्रूसिन नामक केमिकल पाया जाता है, जिसमें HCl भी होता है, और ये जो है पशुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगर हम ज्वार को छोटे उसमें अगर पौधों को उसको देंगे, एनिमल्स को देंगे, अपने पशुओं को देंगे, तो इससे पशु जो है मर सकते हैं चारे के रूप में। इसलिए जो ज्वार होता है तभी चारे के रूप में पशुओं को दिया जाता है जब इसमें जो है फ्लावरिंग आ जाती है, ठीक है। इसीलिए छोटे जो है ज्वार के पौधे को कभी भी पशुओं को नहीं देते, क्योंकि इसमें जहरीला पदार्थ होता है जिसे प्रूसिन के नाम से जाना जाता है। वैरायटीज की बात करूं किस प्रकार की किस्में भारत में उपलब्ध हैं, तो CSH1 ये एक वैरायटी है, भारत की जो है फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी, आपको याद रखना है। इंडिया की जो है फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? CSH1 है, जिसे 1964 में बनाया गया था। इसके अलावा CSH9 भी एक वैरायटी है ज्वार की, जो सूखे के प्रतिरोधक है। सूखा प्रतिरोधी जो है किस्म है, सूखा मतलब ये कम पानी में भी हो सकती है। एक है CSB15 वैरायटी, ये चारे पशुओं के लिए और अनाज के लिए, दानों के लिए, दोनों के लिए उगाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इसकी खास स्पेशल चारे वाली जो है इसकी वैरायटी है, यानी कि चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए जिनको उगाया जाता है। जैसे कि एक क्या है राजस्थानी चरी एक वैरायटी है जो कि चारे के लिए उगाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश चरी, ये भी एक वैरायटी है जो कि चारे के लिए उगाई जाती है। तो जिन में चरी आपको दिख जाए समझ लेना वो ज्वार की चारे के लिए उगाने जाने वाली वैरायटीज है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें आपसे पूछ लेता कि ज्वार की सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है भारत की, तो कौन सी है? वो है CSH1 वैरायटी है। डिजीज की बात करें कौन कौन सी बीमारियां इसमें होती हैं, तो ज्वार में जो है वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट बीमारियां नहीं है इसकी, पूछता नहीं है, लेकिन दो बहुत ही खास बीमारी होती है। जैसे टारगेट लीफ स्पॉट बीमारी होती है, ये फंगी की वजह से होती है, और जोनट लीफ स्पॉट एक बीमारी है जो कि ये भी जो है फंगी की वजह से होती है। और ये क्वेश्चन आपके लिए HW है कि धान की फसलों में कौन सी गैस पाई जाती है, ये आपको मुझे कॉमेंट करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। साथियों, मैं रवि भट्ट हूँ और आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। डिस्कस करेंगे हम आज अपनी नई सीरियल्स क्रॉप को, जो है अपनी अनाज की फसलों में। हम 5th लेक्चर हमारा रहेगा, 5वां लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कौन कौन सी कर चुके हैं? ज्वार की फसल को कर चुके हैं, गेहूँ की फसल को कर चुके हैं, और धान की फसल को कर चुके हैं, मक्का की फसल को कर चुके हैं। इन 4 वीडियो को हमने डिस्कस किया है। नहीं देखा है तो लिंक मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मक्के को, ये बाजरा को उगाया क्यों जाता है? बाजरा को उगाया जाता है, एक तो खाने के लिए उगाया जाता है और इसे जो है चारे के लिए भी उगाया जाता है। पुराने जमाने में इसे गरीब आदमियों का भोजन कहा जाता था। गरीब आदमियों का भोजन, फूड ऑफ पुअर मैन क्यों कहा जाता था? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि पहले इसे सिर्फ गरीब लोग खाते हैं, लेकिन अब ये अमीरों को भी मिल जाए तो वही सौभाग्य की बात है। बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने में ये कंटेन करके रखता है। बहुत ही अच्छा एक मेडिसिनल एक प्लांट भी है, ठीक है। इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह बॉटनिकल नेम, इसका जो है वानस्पतिक नाम क्या होगा? इसका वानस्पतिक नाम होगा पेनिसिटम ग्लूकम। क्या होगा? पेनिसिटम ग्लूकम जो है इसका वानस्पतिक नाम होगा। आप मुझे कमेंट में जाके बताओ कि जो है ज्वार का, सोरगम का, ज्वार का बॉटनिकल नेम क्या है, अभी मुझे बताओ। फैमिली की, परिवार की बात की जाए, ये किस परिवार से आता है, तो मैंने बताया था जितनी भी अनाज की फसलें सब की सब पोएसी फैमिली से या फिर सब के सब जो है ग्रैमिनी फैमिली से आते हैं। इसीलिए कभी भी आपको जो फैमिली होती है वो अनाज वाली फसलों की फैमिली नहीं पूछता, वो बच्चे को पता होती है कि इसकी फैमिली हमेशा ग्रैमिनी ही होगी। अगर ओरिजिन की बात की जाए, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, तो इसका उत्पत्ति स्थान वही है जहां ज्वार का है। तो सर ज्वार का कहाँ है? ज्वार का अफ्रीका है। कहाँ है? ज्वार की उत्पत्ति जो है अफ्रीका में हुई है, इसीलिए जो है इसकी उत्पत्ति भी कहाँ मानी जाती है? अफ्रीका ही मानी
जाती है। अगर मैं उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो अभी हमने जो 4 फसलें पढ़ी हैं, अगर मैं गेहूं की ओरिजिन प्लेस की बात करूं तो वो है साउथ वेस्ट एशिया, धान की बात करूं ये है साउथ ईस्ट एशिया, और मक्के की बात करूं वो है मैक्सिको की, और ज्वार की बात करूं वो है अफ्रीका के। तो ज्वार और बाजरा भाई भाई हैं, तो इनका उत्पत्ति स्थान भी क्या है, सेम ही है। ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा या सबसे कम, इस पर डिस्कस करेंगे कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जो बाजरा है हमारा, इसमें करीब करीब 67% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखो अब कई बुकों में 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फैट यानी वसा का जो प्रतिशत है वो 4 से लेकर 5% तक वसा जो है इसमें पाई जाती है, किसमें, बाजरा में पाई जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। कितना प्रोटीन पाया जाता है, 11 से करीब करीब 11 साढ़े 11% जो है इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। और एग्जाम में ये बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप गांठ बांध के रख लो, अपने मन के अंदर घुसा दो कि बाजरा में कौन सा जो है एसिड पाया जाता है। एक एसिड पाया जाता है बाजरा में, उस एसिड को हम बोलते हैं फाइटिक एसिड। क्या बोलते हैं, उस एसिड को हम फाइटिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो कि बाजरा में पाया जाता है। इसके अलावा मिनरल्स, खनिज लवण या खनिज तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। किसमें, इसमें बाजरा में। आपको बता दूं कि सिर्फ इसी में, सिर्फ बाजरा में ही इतने ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कोई आपसे पूछे सबसे ज्यादा मिनरल्स अनाज वाली फसलों में किस में पाए जाते हैं, आपका आंसर होगा बाजरा में। किसका होगा, बाजरा में होगा। ओके। अगर प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, सबसे ज्यादा प्रोटीन अनाज वाली फसलों में गेहूं में मिलता है, और सबसे कम प्रोटीन अनाज वाली फसलों में जो है चावल में मिलता है। और सबसे ज्यादा खनिज तत्व वो जो किस में मिलते हैं, बाजरा में मिलते हैं अनाज वाली फसलों में। और एसिड कौन सा मिलता है, फाइटिक एसिड मिलता है बाजरे में। दैट्स इट। आगे बात करें इसके बारे में कुछ फेमस बातें, कि बाजरा को जो है फूड ऑफ पुअर मैन भी कहते हैं, गरीब आदमियों का भोजन भी कहा जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आज किसी सेठ आदमी को मिल जाए तो उसके बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत ही अच्छा जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज अपने अंदर कंटेन करके रखता है। बाजरा एक वार्म क्लाइमेट की क्रॉप है, तो वार्म क्लाइमेट की क्रॉप है, तो इसीलिए ये खरीफ की फसल भी है। जितनी भी वार्म क्लाइमेट की क्रॉप होती हैं, फसलें होती हैं, वो खरीफ की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, जिन्हें हम जून या फिर मई के आसपास इनको बोते हैं, और अक्टूबर नवंबर में इसको काट देते हैं। वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी वार्म क्लाइमेट की फसलें होती हैं। इन्हीं को हम खरीफ की क्रॉप कहते हैं। जितनी भी खरीफ की क्रॉप होती हैं सब की सब शॉर्ट डे प्लांट होती हैं, क्योंकि यहाँ मई जून में जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो पौधों को कम जो है धूप चाहिए होती है, इसलिए उनको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। जो रबी क्रॉप होती हैं वो सर्दियों में उगाई जाती हैं। सर्दियों में सबको ज़्यादा धूप चाहिए होती है, तो पौधों को भी ज़्यादा धूप चाहिए होती है, इसलिए रबी क्रॉप जो है, जो रबी की क्रॉप होती हैं, उनको हम जो है लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। उनको ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है। बाजरा में जो एसिड पाया जाता है उसे फाइटिक एसिड कहा जाता है, कोई शक की बात नहीं भी मैंने बताया। आपको ये ध्यान रखना है, प्रोटोगाइनी, बाजरा में पोषक प्रोटोगाइनी क्या होता है, ध्यान सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है प्रोटोगाइनी, देखो बाजरा में क्या होता है कि जो फीमेल पार्ट होता है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, जो मादा भाग होता है, वो मेल पार्ट से पहले ही मेच्योर हो जाता है। क्या बोला मैंने, फीमेल पार्ट फ्लावर का वो मेल पार्ट नर भाग से पहले ही मेच्योर हो जाता है, इसीलिए इसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी बोलते हैं। इसकी वजह से इसमें बाजरे में जो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, कौन सा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है बाजरा में हमेशा पाया जाता है। क्योंकि इसमें होता यह है कि जो फीमेल होता है वो मेल से पहले मेच्योर हो जाता है, तो फिर इसमें जो है वो पॉलिनेशन हो नहीं पाता, इसीलिए जो है इसमें हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसे प्रोटोगाइनी बोलते हैं। जबकि मक्का में भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन मक्का में उल्टा होता है। मक्का भी एक क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है। क्यों है सर क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट, वो इसलिए है मक्का, क्योंकि मक्का में मेल पहले मेच्योर हो जाता है और फीमेल क्या होता है, बाद में मेच्योर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बाजरे में इसे प्रोटोगाइनी के नाम से जानते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट, चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि सभी अनाज
जितने भी अनाज होते हैं सभी के सभी को जो फ्रूट टाइप है, जो सीड का टाइप होता है, वो कैरियोप्सिस होता है। सर क्या होता है कैरियोप्सिस? कैरियोप्सिस का मतलब ये होता है कि जब किसी फूड से उसकी फल भित्ति को या फिर उसके छिलके को रिमूव नहीं कर सकते, उसको हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। जैसे कि चावल, धान, ज्वार, बाजरा, इसको आप पानी में चाहे जिंदगी भर भिगो के रखो तो इसके आप जो छिलका होता है बीज का, उसे रिमूव नहीं कर सकते। जबकि आप किसी और को, जैसे कि चने को, दाल को, चने को या फिर दाल को या फिर बादाम को जब आप भिगो के रखते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी फल भित्ति को हम रिमूव कर सकते हैं, इसलिए वो फ्लैसी टाइप के होते हैं। तो जिनके नहीं करते तो उन्हें कैरियोप्सिस कहा जाता है। सभी अनाज जो है कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट उनमें पाया जाता है, इसलिए एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता कि चावल में कौन सा फ्रूट टाइप होगा, क्योंकि बच्चे को पता है उसमें कैरियोप्सिस होता है। ठीक है। एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए, क्योंकि एक वार्म क्लाइमेटिक फ्रूट ये क्रॉप है, यानी गर्म जलवायु का पौधा है, ये गर्म जलवायु का जो है ये प्लांट है, इसीलिए जो है इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 20 से लेके 30 या 28 डिग्री के आसपास, डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इसमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 14 मिलते हैं, यानी 2n बराबर कितने मिलते हैं? 14 मिलते हैं। ज्वार में भी इतने ही क्रोमोसोम मिलते हैं, 2n बराबर 14 मिलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन मैंने बता दिया, इसमें बाजरे में जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है। क्या होता है? पर परागण होता है। सर क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फीमेल होता है वो पहले मेच्योर हो जाता है, मेल बाद में मेच्योर होता है, इसको जो है प्रोटोगाइनी बोलते हैं, इसीलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और बाजरा एक जो है शॉर्ट डे प्लांट है। सर क्यों है शॉर्ट डे प्लांट? क्योंकि ये खरीफ की क्रॉप है और एक वार्म क्लाइमेटिक क्रॉप है, इसको ज्यादा ये जो है इसको कम धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको खरीफ की क्रॉप कहा जाता है। खरीफ की क्रॉप को जो है हम लोग मई से लेकर जून के आसपास जो है बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसको काटते हैं। ये एक वार्म क्लाइमेटिक क्रॉप होती है, गर्म जलवायु का पौधा होता है। अगर मैं बात करूं इसके प्रोडक्शन की तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में होता है, दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया होगा, पहले नंबर पे भारत है, दूसरे पे यूएसए है। कई बुकों में हो सकता है इसका रिवर्स भी लिखा हो, तो ध्यान से पढ़ना। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट भारत में सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है? तो राजस्थान में होता है। क्या होता है? राजस्थान में होता है। एक और चीज सुन लो यार, जो बाजरा है ना, बाजरा सबसे ज्यादा सूखा रोधी फसल होती है। सर सूखा रोधी क्या होता है? मतलब एक ऐसी फसल जो कम पानी में भी उग सकती है। सबसे ज्यादा ज्वार भी होता है, ज्वार भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? बाजरा है, पर्ल मिलेट है। कौन सी है? पर्ल मिलेट है, इसे इंग्लिश में भी इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें इसकी वैरायटीज की कौन कौन सी है, तो इसकी कई सारी वैरायटी हैं, जैसे कि पूसा मोती, HD2, HB1, राज 171, CM46। CM मुख्यमंत्री मत समझना है, इसका नाम है इस वैरायटी का CM46। ये कुछ इसकी फेमस वैरायटीज हैं। इसमें से ये वाली वैरायटीज ये पूछता है बहुत बार कि भारत जो है बाजरे की सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? तो कौन सी है? फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? वो कौन सी है? HB1। इसके अलावा ये एक रोग प्रतिरोधी वैरायटी भी है, रोग प्रतिरोधी वैरायटी भी है बाजरे की। कौन सी? ये HB1। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछता है एग्जाम में कि भाई पूसा मोती किसकी किस्म है? तो आपको ध्यान रखना है पूसा मोती जो है ये बाजरे की वैरायटी है। बीमारियों की बात करते हैं, कौन कौन सी डिजीज इनमें लगती हैं। देखो इसमें जो है एक ग्रीन ईयर डिजीज लगता है, जिसे हिंदी में जो है हरित बाली रोग भी कहा जाता है। ग्रीन ईयर डिजीज को हिंदी में हरित बाली रोग भी कहा जाता है। ये फंगी की वजह से लगती है। ठीक है, इसकी वजह से इसमें जो स्पाइकलेट होते हैं, जो इसमें पुष्पक्रम होता है वो उसमें थोड़ा गड़बड़ी आ जाती है। सेकंड डिजीज होता है, 3 डिजीज में बहुत ही फेमस होते हैं। एक है ग्रीन ईयर डिजीज, हिंदी में हरित बाली रोग। दूसरा होता है अर्गट या अर्गट डिजीज। ये भी अर्गट जो बीमारी है ये भी फंगी की वजह से लगती है, कवक की वजह से लगती है। इसमें क्या होता है सर? इसमें यह होता है कि इसमें जो बाजरे के दानों से एक चिपचिपा सा पदार्थ, एक पिंक चिपचिपा सा पदार्थ जो है निकलने लगता है, जिसे हनी ड्यू स्टेज बोलते हैं। ठीक है, पिंकिस हनी, एक पिंक चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है जिसे हनी ड्यू स्टेज कहा जाता है। और एक लास्ट बीमारी होती है, मतलब वैसे तो बहुत सारी हैं, 3 बहुत ही फेमस, जिससे स्मट बीमारी बोलते हैं, स्मट डिजीज बोलते हैं। सर ये क्या होता है?
ये भी फंग की वजह से होती है। और स्मट डिजीज में जो ग्रेन होते हैं, जो बाजरे के जो दाने होते हैं, सीड होते हैं, उनमें ब्लैक कलर के धब्बे जो है पड़ने लगते हैं, इसी को स्मट डिजीज कहा जाता है और ये भी फंगी की वजह से होती है। आपके लिए HW आज का ये है कि बॉटनिकल नेम ऑफ ज्वार, या इसको इंग्लिश में सोरगम भी कहा जाता है, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका वेट करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।